अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक है स्टेट सॉवरेनिटी। तो इस वीडियो के अंदर जो है बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द सॉवरेनिटी एंड अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉवरेनिटी, इसके जो फीचर्स हैं और इसके अलावा जो है इसके जो मुख्तलिफ जो काइंड्स हैं उनके ऊपर बात होगी। और स्पेशली जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द नेचर ऑफ सॉवरेनिटी। और आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ हमारा टॉपिक है स्टेट सॉवरेनिटी। इसके अंदर हमारा जो बुनियादी मौजू होगा, हम इसमें सॉवरेनिटी के जो मीनिंग हैं, उसकी जो डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स की तरफ से, और इसके जो फीचर्स हैं और इसके ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ काइंड्स हैं उनके ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी की जो मीनिंग है वो है स्टेट सॉवरेनिटी इज़ ए टर्म दैट रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट टू गवर्न एंड रेगुलेट इट्स पॉलिटिकल अफेयर्स विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। तो स्टेट सॉवरेनिटी की जब बात की जा रही होती है, रियासत के इक़्तिदार आला या मुक़्तदर रियासत की बात जब की जा रही होती है, तो उस वक्त ये टर्म जो है दैट रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो उस वक्त एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट की अथॉरिटी की बात हो रही होती है, जिस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके रियासत अपने मामलात को जो है चलाती है और अपने जो अफेयर्स होते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं और रियासत के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात होते हैं उनको हैंडल करती है, उनको कंट्रोल करती है। तो जिस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके रियासत अपने इंटरनल अफेयर्स को और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, लॉ मेकिंग करती है और डिसीजन मेकिंग करती है, और अपने जो सिटीजन्स होते हैं, जो उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर अपना कंट्रोल कायम करती है, उस अथॉरिटी को जो है सॉवरेनिटी का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली सॉवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। ये सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है एंड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टेट है। तो सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट की जब हम बात करते हैं तो ये रियासत की वो आला ताकत है, डेट सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, वो जिसकी ताकत होगी जिसको इस्तेमाल करके रियासत लॉ मेकिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है और डिसीजन मेकिंग करती है, और इसके साथ साथ जो है जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है और जो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो जिस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके रियासत ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अदा करती है, उस अथॉरिटी को जो है सॉवरेनिटी कहा जाता है। और सॉवरेनिटी जो है इसका तल्लुक़ बरह रास्त रियासत के साथ है। तो ये बेसिकली रियासत का जो है फ़ीचर है। रियासत के अलावा, स्टेट के अलावा जो है कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो सॉवरन हो या जो इसके पास ये अथॉरिटी हो। तो सॉवरेनिटी सिर्फ़ और सिर्फ जो है रियासत के पास हो सकती है, रियासत के अलावा किसी और अदारे के पास नहीं होती। नेक्स्ट है जी सॉवरेनिटी। सॉवरन स्टेट्स हैव सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इट्स टेरिटरी। तो जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं उनका उनका जो टेरिटरी होता है, चाहे वो ज़मीनी इलाका हो या वो पहाड़ों के ऊपर मुश्तमिल हो, उसका मैरीटाइम बेल्ट का इलाका हो यानी इलाकाई समुंदर हो, या उसकी जो स्पेस हो, तो तमाम उसका जो इलाका होता है वो जिस ताकत को इस्तेमाल करके वो अपने ज़मीनी इलाके को कंट्रोल करती है, अपने मैरीटाइम बेल्ट को यानी समुद्री इलाके को कंट्रोल करती है, या अपनी स्पेस के ऊपर अपनी अथॉरिटी कायम करती है, तो वो अथॉरिटी जो है वो उसकी सॉवरेनिटी कहलाती है। तो सॉवरेनिटी बेसिकली रियासत की वो ताकत है जिसको इस्तेमाल करके वो अपने तमाम इलाके, जो 3 किस्म का इलाका रियासत हम गिनते हैं, एक उसका लैंड एरिया होता है जिसको हम टेरिटरी आमतौर पे कहते हैं, एक उसका मैरीटाइम बेल्ट होता है जो इलाकाई समुंदर होता है, और एक ख़ास बुलंदी तक जो स्पेस होती है वो भी रियासत की मलकियत होती है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है रियासत जिस अथॉरिटी की मदद से अपना कंट्रोल करती है, अपना अपना जो कवानीन का नफाज करती है और गैर मुल्की जो मुदाखलत है उससे अपनी रियासत के जोग्राफिए को, अपनी स्पेस को और मैरीटाइम बेल्ट को महफूज करती है, रियासत की वो अथॉरिटी जो है वो सॉवरेनिटी जो है वो कहलाती है। एंड इन फेडरेशन सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये तो स्टेट का फीचर है, जो जो सॉवरेनिटी है
लेकिन एक फेडरेशन के अंदर जो है इस सुप्रीम अथॉरिटी का जो इस्तेमाल है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है। तो आपने टेक्निकली ये बात ज़हन में रखनी है कि सॉवरेनिटी जो है वो बिलोंग्स टू स्टेट, स्टेट इसकी मालिक होती है, ये स्टेट का फीचर है। और लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो स्टेट की विल के मुताबिक, स्टेट की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट कर रही होती है। तो ये बेसिकली रियासत का फ़ीचर है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो रियासत की मर्ज़ी और रियासत की मंशा के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की विल क्या है, स्टेट का इंटरेस्ट क्या है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करने की पाबंद होती है। गवर्नमेंट सॉवरेनिटी के फीचर को, सॉवरेनिटी की अथॉरिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द स्टेट उसको जो है वो इस्तेमाल करने की पाबंद होगी। इसको मुख्तसर तौर पे दोबारा हम देखते हैं। स्टेट सॉवरेनिटी इज टर्म that refers to the legal authority and responsibility of the independent states to govern and regulate its political affairs with the foreign interference. Our sovereignty have supreme authority over its territory, and in federation sovereignty belongs to the federal government. आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है जी? ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट international law is that a state can generally control all activities within territory over which it has sovereignty. क्या ही अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्या है? एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट ए स्टेट कैन जनरली कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ विद इन टेरिटरी ओवर विच इट हैज़ सॉवरेंटी। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है एक रियासत जो है उस तमाम इलाके के ऊपर जिसका पर वो मुश्तमिल होती है, रियासत जो है उसके अंदर तमाम जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, जो मामलात हो रखे हैं, चाहे उनका तल्लुक़ सोशल लाइफ के साथ है, पॉलिटिकल लाइफ के साथ है, इकनॉमिक लाइफ के साथ है, किसी भी एस्पेक्ट्स से उनका तल्लुक़ हो, तो तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं रियासत उनको कंट्रोल करती है। और जिस ताकत को इस्तेमाल करके रियासत उन सरगर्मियों को और उन अफेयर्स को कंट्रोल कर रही होती है, वो ताकत जो है वो सॉवरेनिटी कहलाती है। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है रियासत को ये मुकम्मल अथॉरिटी हासिल है कि वो अपनी हदूद के अंदर, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर जो है होने वाले जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो आज़ाद होती है, ख़ुद मुख्तार होती है और अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है। उसके ऊपर कोई दूसरी रियासत जो है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती और ना ही वो किसी के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करने की पाबंद होती है। तो ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट ए स्टेट दिस स्टूडेंट्स a state can generally control all activities within its territory over which it has sovereignty। तो जिस इलाके के ऊपर इसकी सॉवरेनिटी होगी उसकी तमाम जो एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, उनका तल्लुक़ पीस के साथ है, वार के साथ है, जो भी उसमें मामलात हो गए सब के ऊपर उसका कंट्रोल होगा और जिस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेगी वो उसकी अथॉरिटी जो है वो सॉवरेनिटी कहलाएगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है 4 प्रायोरिटीज़ ऑफ ए स्टेट एंड एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट। तो जो स्टेट होती है बेसिकली उसके जो 4 बेसिक ऑर्गन्स होते हैं या उसको 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट कहा जा सकता है, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कहा जाता है। वो हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी बेसिकली है दैट इज़ द 4th एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है, या सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट है। तो जो 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टेट हैं या 4 जो बेसिक ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं या एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, उसमें जो 4th एसेंशियल एलिमेंट है वो सॉवरेनिटी है। तो जब तक रियासत के पास 4th फीचर नहीं होगा वो रियासत नहीं कहलाएगी। तो एक जो प्रोविंस होता है जिसको हम सूबा कहते हैं या जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उसमें और स्टेट के दरमियान जो बेसिक फ़र्क होता है वो सॉवरेनिटी का होता है। तो जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं जिसको हमारे यहाँ सूबे कहा जाता है, प्रोविंसेस कहा जाता है या अमेरिका के अंदर उनको स्टेट्स कहा जाता है, तो उनमें से किसी भी फेडरेटिंग यूनिट के पास जो है सॉवरेनिटी नहीं होती। सॉवरेनिटी किसके पास है? स्टेट के पास होती है। जैसे पाकिस्तान एक फेडरेशन है और अमेरिका एक फेडरेशन है या जो इंडिया एक फेडरेशन है, तो जो इंडियन स्टेट है या पाकिस्तानी स्टेट है या अमेरिकन स्टेट है तो उस रियासत के पास जो है वो सॉवरेनिटी होगी। उसके जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जो उसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उसकी जो वफाकी इकाइयाँ हैं,
उनके पास सॉवरेनिटी नहीं होती। तो आप देखें कि जो प्रोविंसेस होते हैं उनके पास पॉपुलेशन भी है, उनके पास एक मखसूस जो है वो टेरिटरी भी होता है, हर सूबे के अंदर मखसूस गवर्नमेंट होती है, लेकिन किसी भी सूबे के पास, किसी भी प्रोविंस के पास सॉवरेनिटी नहीं होती। लेकिन तमाम जो रियासतें होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं और वो सॉवरन होती हैं। तो जो चीज़ एक सूबे को और एक स्टेट को एक दूसरे से अलग करती है या रियासत को जो है बरतरसीत हासिल होती है, तो वो सॉवरेनिटी की होती है। तो सूबे सॉवरन नहीं होते, सिर्फ स्टेट जो है वो सॉवरन होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि हु यूज द टर्म सॉवरेनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। जीन बुदीन जिसको फादर ऑफ सॉवरेनिटी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज द टर्म ऑफ सॉवरेनिटी इन पॉलिटिकल साइंस। जीन बुदीन जो है ही वॉज बॉर्न इन 1530 एंड 1596 को जो है उसकी डेथ होती है। वाज फ्रेंच ज्यूरिस्ट, और वो फ्रेंच ज्यूरिस्ट था, ए पॉलिटिकल फिलासफर भी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द पेरिस रहा है एंड प्रोफेसर ऑफ द लॉ ऑफ टॉलिक्स रहा है। ही इज़ नोन एज द फॉर हिज थ्योरी ऑफ द सॉवरेनिटी। तो जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर जो है जो जीन बुदीन है उसकी जो शोहरत है, उसको जो फेम हासिल हुई है, बेसिकली ड्यू टू हिज थ्योरी ऑफ द सॉवरेनिटी है। उसने जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट पेश किया, उसकी वजह से जो है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर जो है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स के अंदर जो है उसको सबसे ज़्यादा जो है शोहरत हासिल हुई है। तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस जो है बेसिकली जीन बुदीन ने किया है, जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है। उसकी डेफिनेशन को भी यहाँ हमने शामिल किया है। जो जीन बुदीन है, लाइक मैकियावेली वाज वन ऑफ द दोज राइटर्स हु politically thinking developed under pressure of पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैकियावेली जो है उसकी जो फ़िलासफ़ी है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है। यानी उसने दुनिया के अंदर, सियासत के अंदर, स्टेट के अंदर जो पर्सनली एक्सपीरियंस किए, तो उसकी फ़िलासफ़ी जो है उसके एक्सपीरियंस की जो है वो अक्कासी कर रही है। इन द सेम वे जो जीन बुदीन है उसने भी जो है एज ए पॉलिटिशियन जो है एक स्टेट का मेंबर होने की वजह से, पार्लियामेंट का मेंबर होने की वजह से, ज्यूरिस्ट होने की वजह से, जो उसने एक्सपीरियंस की है, जो उसने मुशाहिदा किया, जो देखा, उसको जो है बेस बनाकर जो है उसने अपनी फ़िलासफ़ी पेश की है। तो मैकियावेली में और जो जीन बुदीन है उसमें एक कॉमन चीज़ है कि उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी की बुनियाद जो है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर रखी है। जो उन्होंने ज़िंदगी को जिस अंदाज से देखा और सियासत को, रियासत को जिस अंदाज से देखा, तो उससे जो है उन्होंने जो है वो अपनी फ़िलासफ़ी को ड्राइव किया है। तो इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक जो पॉलिटिक्स के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो मैकियावेली को भी कंसीडर किया जाता है और जीन बुदीन को भी किया जाता है। जीन बुदीन की किताब है जी द 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, वाज पब्लिश्ड अर्ली इन 1576। तो 1576 को जो है ये किताब शाया होती है और यही वो किताब है जिसके अंदर उसने अपनी जो फ़िलासफ़ी ऑफ सॉवरेनिटी है उसको पेश किया था। एंड मोर देन ओनली ऑफ हिज अदर वर्क्स रिफ्लेक्ट्स ऑल द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स है ऑफ हिज एवरी वेरीड एक्सपीरियंस। तो उसके जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हैं वो इसी किताब के अंदर पेश किए गए हैं। उसका जो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है या उसकी दीगर जो फ़िलासफ़ी है वो भी इसी किताब के अंदर जो है वो शामिल है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जीन बुदीन डिफाइंड द सॉवरेनिटी। जीन बुदीन जो है सॉवरेनिटी की डेफिनेशन कैसे करता है। द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है, बड़ी कम्प्रीहेंसिव सी है। सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स, पहले तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये सॉवरेनिटी जो है डेट इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। ये बहुत अहम बात है जो आपने ज़हन में रखनी है कि जैसे ही सॉवरेनिटी का आप लफ्ज़ सुनते हैं, टर्म सुनते हैं, तो फ़ौरन आपके ज़हन में ये जो है क्लिक करनी चाहिए कि ये रियासत की अथॉरिटी की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट बात जो है वो आप आगे कर सकते हैं। तो ये क्या है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है। और ये किस किस्म की सुप्रीम पावर है? सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेंड बाय लॉ। तो ये रियासत की वो ताकत है, शहरियों के ऊपर है और रियाया के ऊपर है, जो बज़ाते ख़ुद किसी कानून की पाबंद नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि एक कानून वर्सेस स्टेट। तो कानून जो है वो रियासत का बनाया हुआ होता है और कानून जो है रियासत जो है उसको उसके ऊपर बालातर होती है। रियासत खुद, स्टेट खुद जो है उस कानून की पाबंद नहीं है। कानून की तरफ से, लॉज की तरफ से उसके ऊपर कोई पाबंदी ऐद नहीं होती। अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ है सॉवरेनिटी। क्यों है? क्योंकि रियासत सुप्रीम है, सबसे ताकतवर है, मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है।
तो अगर वो कानून की ताबे हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कानून हो जाएगा, यानी रियासत के ऊपर कानून को बरतरी हासिल हो जाएगी। जबकि कवानीन जो होते हैं वो रियासत के बनाए हुए होते हैं, रियासत कवानीन की खालक होती है, क्रिएटर होती है कवानीन की। तो चूँकि रियासत क्रिएटर है लॉस की, इसलिए रियासत बजाते खुद उस कानून की पाबंद नहीं होगी। तो जीनपुद्दीन ये कहता है कि ये शहरियों पर यानी सिटीजन्स के ऊपर और रियाया सब्जेक्ट्स के ऊपर एक बरतर और आला ताकत है, और ये बजाते खुद किसी कानून की पाबंद नहीं होती। मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो सिटीजन्स होते हैं और जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें ये पॉलिटिकल टर्म्स हैं, इनमें फ़र्क होता है। सिटीजन्स की टर्म हम ऐसे सोसाइटीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो डेमोक्रेटिक होती है, जहाँ पे उस रियासत के बशिंदे जो होते हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स हासिल होते हैं। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये टर्म जो है उस रियासत के लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे मोनार्की होती है, बादशाहत होती है, और वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं होते। तो जीनपुद्दीन बेसिकली ये कहता है कि चाहे किसी ऐसी रियासत की बात हो जहाँ पे मोनार्की है, या किसी ऐसी रियासत की बात हो जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो उन दोनों स्टेट्स के अंदर जो है जो स्टेट है वो सुप्रीम होगी, और स्टेट को बरतर हैसियत हासिल होगी। और क्यों होगी? क्योंकि उसके पास सॉवरेनिटी है, और दोनों सूरतों में जो है रियासत बजाते खुद किसी कानून की पाबंद नहीं होगी, बल्कि रियासत के बनाए हुए जो कवानीन हैं वो तमाम शहरियों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर भी लागू होंगे, और चाहे वो सिटीजन्स हैं चाहे वो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सूरतों में जो है वो शहरी जो हैं वो बशिंदे जो हैं वो उन कवानीन पर अमल करने के पाबंद होंगे। और आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है ब्लैकस्टोन डिफाइंड द सॉवरेनिटी एज इट इज़ द सुप्रीम इररिसिस्टिबल absolute and uncontrolled authority of the state। तो सेम बात का रखा है, ये बात बार बार रिपीट हो रही है। बेसिकली जो सॉवरेनिटी होती है ये रियासत की एक सुप्रीम पावर होती है, और सुप्रीम पावर किस किस्म की है? जो कि अब्सोल्यूट होती है, और अनकंट्रोल होती है, इंडिविजिबल होती है, और कम्प्रीहेंसिव होती है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं, ये जीनपुद्दीन की जो डेफिनेशन है उसमें भी जो है उसने अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उसका मतलब यही है। तो जो ब्लैकस्टोन है उसने उसका ये कहना है कि जो सॉवरेनिटी होगी वो परमानेंस होती है, और वो एक्सक्लूसिवनेस उसके अंदर पाया जाता है, या फिर वो अब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, अनकंट्रोल होती है, इंडिविजिबल होती है, और वो उसको जो है वो आप जो है डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे फीचर जो है वो सॉवरेनिटी के पास होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है उसके एस्पेक्ट्स के हवाले से दो हिस्सों में जो है तकसीम किया जाता है। नंबर वन है इंटरनल सॉवरेनिटी, एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग सुप्रीम कंट्रोल विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो रियासत की जो बाउंड्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये रियासत की बाउंड्रीज़ हैं, तो विद इन द स्टेट उस बाउंड्रीज़ के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अंदर उस रियासत की हदूद के अंदर के जो मामलात हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए रियासत जिस ताकत को इस्तेमाल करती है, डेड पावर इज़ कॉल्ड इंटरनल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। तो इंटरनल सॉवरेनिटी का तल्लक रियासत की बाउंड्रीज़ के अंदर के जो अफेयर्स हैं, जो मामलात हैं, चाहे वो इकनॉमिक हैं, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, कोई भी हैं, तो वो जो है वो इंटरनल सॉवरेनिटी कहलाएगी। इट रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी आर एक्सरसाइजिंग सुप्रीम कंट्रोल विद इन ए बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो बाउंड्रीज़ के अंदर जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रियासत जो अथॉरिटी इस्तेमाल करती है वो क्या है? वो उसकी इंटरनल सॉवरेनिटी कहलाती है। और नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है? इट रेफर्स टू द जी इट रेफर्स टू द इक्वल पावर every state possesses to exercise their authority within a territory without any external interference। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है तमाम रियासतें जो हैं वो सॉवरन हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम रियासतें अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक हैं, और कोई रियासत जो है किसी दूसरी रियासत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत जो है वो नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस जो है वो करने की इजाज़त नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। और जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है इसका तल्लुक बेसिकली इसके साथ है कि रियासत की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज होती हैं, रियासत अपनी एक्सटर्नल बाउंड्रीज को डिफेंड करने के लिए
बैरूनी जो मुदाखलत होती है, बैरूनी जो जारहियत होती है, उससे अपनी एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ को महफूज बनाने के लिए जिस पावर को इस्तेमाल करती है या जिस सुप्रीम अथॉरिटी को इस्तेमाल करती है या जिस सॉवरेनिटी को इस्तेमाल करती है, वो सॉवरेनिटी जो है वो उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है। और अपनी इंटरनल मामलात को चलाने के लिए वो इंटरनल सॉवरेनिटी को यूज़ करती है, और अपनी एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ के को डिफेंड करने के लिए जो पावर वो इस्तेमाल करती है वो उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है कोई रियासत किसी दूसरी रियासत के मामलात के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो नहीं कर सकता। अगर कोई रियासत ऐसा करती है तो उसको रोकने के लिए, अगर कोई रियासत किसी दूसरी रियासत के इंटरनल फेस के अंदर मुदाखलत करना शुरू करती है या उसकी बाउंड्रीज़ की खिलाफ वर्जी करती है, उसके अंदरूनी मामलात के अंदर वो इंटरफेरेंस करती है, तो वो रियासत जिस पावर को इस्तेमाल करके उसे रोकेगी वो उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो रियासत अमूमन पुलिस का जो अदारा है उसको इस्तेमाल में लाती है। और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को जो है प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए रियासत क्या करती है, उसके हर रियासत के पास एक ताकतवर फ़ौज होती है जो उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की ताकत को इस्तेमाल करके अपनी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज होती हैं उनका जो है तहफ़्फ़ुज़ करती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सॉवरेनिटी। तो अब जब सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो स्टेट उसके साथ शामिल है, और जब स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे जो है सॉवरन होगी। लेकिन जो इसमें जो फ़र्क है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। द स्टेट कैन बी सीन एज ए सिस्टम ऑफ लॉस एंड देयर इज़ नो लीगल अथॉरिटी अबाउट इट इधर विद इन टेरिटरी और इन इंटरनेशनल सोसाइटी। तो स्टेट जो है वो सबसे जो ताकतवर अदारा है, जो इंडिपेंडेंट है और जो सॉवरन है वो स्टेट है। और विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, यानी रियासत के अंदर कोई ऐसा अदारा नहीं है जो रियासत के हम पल्ला हो या रियासत से बरतर हो। इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो है या इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर जो है कोई ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो रियासत के हम पल्ला हो या रियासत से बरतर हो। तो स्टेट ही जो है वो सबसे ताकतवर अदारा है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी रियासत जो है सबसे बड़ा अदारा तस्लीम किया जाता है, और जो दीगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक भी रियासत ही सबसे ताकतवर जो है अदारा है। तो स्टेट क्या है? स्टेट कैन बी सीन एज ए सिस्टम ऑफ लॉज, यानी सिस्टम ऑफ लॉज है विद इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी, एक मखसूस इलाके के अंदर जो है रियासत एक सिस्टम ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस करा के अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल जो है उन मखसूस लोगों के ऊपर जो है कैम करती है। एंड देयर इज़ नो लीगल अथॉरिटी अबाव इट, और रियासत के अंदर कोई दूसरी लीगल अथॉरिटी नहीं है जो रियासत से ताकतवर हो, रियासत से बरतर हो या रियासत से जो है वो आला हो। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है ना तो इस रियासत के अंदर है और ना ही रियासत के बाहर है। तो रियासत जो है वो इस हवाले से जो है वो बड़ी जो है वो मुनफरिद है कि रियासत जैसा कोई दूसरा अदारा जो है वो नहीं है। इट इज़ सॉवरन विद इन इट्स टेरिटरी, रियासत अपनी हदूद के अंदर सॉवरन होती है, यानी अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती है। उसके ऊपर कोई दूसरा ग्रोह, कोई दूसरा अदारा, कोई इंडिविजुअल जो है वो उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी जो है मुसल्लत नहीं कर सकता। क्या है जी? इट इज़ सॉवरन विद इन इट्स टेरिटरी एज द ओनली लॉ मेकिंग अथॉरिटी। रियासत ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रियासत ही जो है वो ओनली लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। रियासत के अलावा किसी दूसरे अदारे को, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रोह को लॉ मेकिंग करने की अथॉरिटी हासिल नहीं है, और ना ही कोई उसका पाबंद होता है। तो कानून बनाने का जो अख्तियार होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत को होता है। अब रियासत उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कैसे करती है? रियासत जो है उसके लिए एक अपनी पार्लियामेंट बनाती है और अपनी लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो उसको जो है वो अनायत कर देती है। अब वो जो पार्लियामेंट होगी वो रियासत की विल के मुताबिक, रियासत के इंटरेस्ट के मुताबिक, उसके मंशा के मुताबिक जो है वो उसके मुफाद के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। और रियासत अपनी एक और अथॉरिटी जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है, वो एग्जेक्टिव के सुपुर्द कर देती है। और जो इंसाफ की फराहमी के मतलब रियासत की जो अथॉरिटी है वो उसको जुडिशरी के सुपुर्द कर देती है। तीसरा जो है रियासत अपनी इस सुप्रीम पावर को जो है वो यूटिलाइज़ करती है मुख्तलिफ अदारों के ज़रिए, और वहीं अदारे जो हैं वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कहलाते हैं।
तो सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है, लेकिन उसको यूटिलाइज कौन कर रखा है? उसको गवर्नमेंट कर रखी है। और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो अदारे हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी जो है, ये जो बेसिक अदारे हैं, जो रियासत के जो बुनियादी इदारे हैं, वो रियासत की विल के मुताबिक, रियासत के इंटरेस्ट के मुताबिक इस ताकत को जो है वो इस्तेमाल करने के पाबंद होते हैं। तो क्या जी, इट इज़ सॉवरन विद इन इट्स टेरिटरी एज द ओनली लॉ मेकिंग अथॉरिटी एंड इज़ बाउंड ओनली बाई दोज इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल लॉज। इसको थोड़ा सा देखते हैं। एज इट हैज़ एग्रीड टू एक्सेप्ट। अब क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर या इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि रियासत अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक है, तो वो किसी दूसरे कानून की पाबंद नहीं है। लेकिन बाज़ का जो है, बल्कि ऐसा ही होता है कि रियासतों को जो है कुछ इंटरनेशनल लॉज की जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ते हैं। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी तरफ से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो जो अदारे हैं जिनको मतलब इंटरनेशनल लॉज को रियासत जो है वो एक्सेप्ट करती है या उसकी पाबंदियाँ अपने ऊपर लगा लेती है, तो ऐसा रियासत अपनी मर्ज़ी से करती है। अगर रियासत किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनती है और फिर उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो बनाए हुए जो लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अदारा जो है वो रियासत से सुप्रीम हो गया है। रियासत ही सुप्रीम है, रियासत ही सॉवरन है, रियासत के ऊपर कोई अदारा नहीं है। अगर रियासत हमें को ऐसी नज़र आता है कि तमाम रियासतें जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जैसे यूएनओ है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, मुख्तलिफ बेशुमार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, तो रियासतें उनके रूल्स को फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन अहम बात क्या है? वो ये है कि रियासतें अपनी मर्ज़ी से ऐसा करती हैं। रियासतों का कोई ना कोई इंटरेस्ट उससे जो है इन्वॉल्व होता है, तो रियासतें अपने उस इंटरेस्ट को गेन करने के लिए क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप हासिल करती हैं और फिर उसके बनाए हुए कवानीन को जो है वो फॉलो करती हैं। और जब कोई रियासत जो है ये समझती है कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की में शमूलियत से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो रियासत जब चाहे उससे अलग हो सकती है। जिस तरह पाकिस्तान जो है उसने सीटो और सेंटो की मेंबरशिप हासिल की थी, और जब पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि इन मुद्दों से तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान ने फिर इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो कोई रियासत जो है वो अपनी मर्ज़ी से इन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनती है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है, उसका अपना कोई ना कोई बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट को गेन करने के लिए वो उसकी मेंबरशिप हासिल कर लेती है। और अगर वो समझती है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर उससे अपनी मेंबरशिप से वो दस्तबरदार भी हो जाती है। तो इस तरह जो है रियासत ही जो है वो सुप्रीम जो है वो कंसीडर जो है वो की जाएगी। अब दोबारा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ। द स्टेट कैन बी सीन एज द सुप्रीम एज द सिस्टम ऑफ द लॉ मेकिंग ये हो गया। देयर इज नो लीगल अथॉरिटी अबव इट। तो स्टेट से ऊपर कोई लीगल अथॉरिटी जो है वो नहीं है। स्टेट ही सबसे बड़ी जो है सुप्रीम अथॉरिटी है विद इन इट्स टेरिटरी आर इन इंटरनेशनल सोसाइटी। ना तो स्टेट के अंदर कोई स्टेट से सुप्रीम है और ना ही इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर जो है स्टेट से कोई सुप्रीम है। तो कोई भी इदारा जो है वो रियासत से बालातर नहीं है, सुपरा नेशनल नहीं है। रियासत ही जो है सुपर पावर है, सुपर जो है वो इंस्टीट्यूशन है, और रियासत ही है वो सबसे ताकतवर है। रियासत से ऊपर कोई अदारा जो है वो सुप्रीम नहीं है। इवन कि यूएनओ जो है वो भी रियासत से बरतर नहीं है, क्योंकि यूएनओ को रियासत ने बनाया है, रियासतों ने मिलकर यूएनओ को बनाया है, अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। यानी यूएनओ ने स्टेट को नहीं बनाया, यूएनओ जो है उसको मुख्तलिफ रियासतों ने मिलकर बनाया है। रियासतों के कुछ ऐसे मसाइल थे, कुछ ऐसे मामला थे जिनको सॉल्व करने के लिए रियासतों ने क्या किया? यूएनओ की बुनियाद रखी है। तो अब यूएनओ जब लॉ मेकिंग करता है तो वो रियासतों के इंटरेस्ट को वॉच करने के बाद ऐसे लॉज बनाता है जिससे रियासतों के मसाइल हल होते हैं, उनके इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो गोया यूएनओ भी रियासतों के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रियासतों का जो इंटरेस्ट है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और अगर यूएनओ के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा कानून बनता है जिससे रियासतों का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ख़तरे में पड़ जाता है, तो रियासतें क्या करेंगी? वो इंडिपेंडेंट हैं, वो सॉवरन हैं, वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक हैं, और वो उससे सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो सकती हैं। तो उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी जो है ऐद नहीं होती। लेकिन रियासतें समझती हैं कि चूँकि हमारा इसमें फ़ायदा है, लिहाजा रियासतें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्ज़ी से जो है उसमें शमूलियत अख्तियार करती हैं, लेकिन वो अलग भी हो सकती हैं। इट इज़ नेक्स्ट जी, इट इज़ sovereign within its territory and as the only law-making authority, and is bound only by those international treaties, international laws it has agreed to accept.
तो रियासत सिर्फ उन्हीं इंटरनेशनल लॉज की पाबंद होती है जिसको उन्हें खुद जो है वो एक्सेप्ट किया होता है। रियासत अगर चाहे तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो इनकार कर देती है और उसको उसकी वो पाबंद नहीं होगी। तो गोया विद इन इट्स टेरिटरी एंड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी रियासत ही दोनों सूरतों में सुप्रीम है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रू सॉवरेन स्टेट क्या होती है। ट्रू सॉवरेन स्टेट क्या है जी? ट्रू सॉवरेन स्टेट क्या है? सॉवरेन स्टेट दैट हैज़ द राइट टू मेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स विच कम विद इन इट्स टेरिटरी। एक ऐसी रियासत जो अपनी रियासत की हदूद के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो उससे मुराद उसका टेरिटरी भी होता है, यानी उसकी लैंड भी होती है, उसका मैरीटाइम बेल्ट भी है और एक ख़ास बुलंदी तक उसकी स्पेस भी होती है। उसके अंदर जितने भी मामला हो रखे हैं, अगर एक रियासत खालिस अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने मफाद के मुताबिक लॉ मेकिंग कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है, इसका मतलब है कि वो रियासत जो है वो ट्रूली सॉवरेन स्टेट है। लेकिन दूसरी पोजीशन क्या है कि अगर रियासत जो है, रियासत के अंदर कुछ ऐसे ग्रोह हैं कि रियासत को उनके सामने सरेंडर करना पड़ता है या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, उन ग्रोह की या उस किसी फ़र्द के पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक उसको काम करना पड़ जाता है, या उसके ऊपर को एक्सटर्नल प्रेशर ऐसा आ जाता है कि रियासत अपने इंटरनल्स मामलात को उस एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आकर जो है रियासत अपने मामला चलाती है, लॉ मेकिंग करती है, तो या अपनी पॉलिसीज़ बनाती है या अपने डिसीजंस करती है। तो इसका मतलब है कि वो इन ट्रू सेंस जो है वो सॉवरेन स्टेट नहीं है। सॉवरेन स्टेट का क्या मतलब है कि रियासत अपने तमाम मामलात को, अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ को और अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को अपनी मर्ज़ी से करे। अगर रियासत अपनी मर्ज़ी से कर रही है तो वो ट्रूली एक सॉवरेन स्टेट है। लेकिन अगर एक रियासत जो है उसके ऊपर किसी ग्रोह का, किसी फ़र्द का या किसी एक्सटर्नल पावर का प्रेशर है और उस प्रेशर में आकर जो है वो कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रूली सॉवरेन नहीं है। वो बराए नाम सॉवरेन तो है, या उसके हम कहेंगे उसकी जो सॉवरेन पोजीशन है वो बहुत वीक हो चुकी है। तो अगर रियासत अपनी मर्ज़ी से पॉलिसियाँ बना रही है तो वो ट्रूली सॉवरेन होगी। अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर है तो हम ये कहेंगे कि वो एक मुकम्मल सॉवरेन नहीं है, उसकी जो सॉवरेनिटी है वो बहुत वीक हो चुकी है और रियासत को बैरूनी प्रेशर जो है वो मजबूरन जो है वो कबूल करना पड़ रहा है। इसको दोबारा देखिएगा, ए सॉवरेन स्टेट दैट हैज़ द राइट टू मेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स दैट कम विद इन इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट है जी, इट आल्सो हैज़ द राइट टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़। तो चाहे उसके इंटरनल इश्यूज़ हों, चाहे उसके एक्सटर्नल इश्यूज़ हों, अगर वो इंडिपेंडेंटली आज़ाद खुद मुख्तार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने लोगों के वसी तर मफाद के मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर रही है, पॉलिसी मेकिंग कर रही है, लॉ मेकिंग कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है, तो फिर क्या है, उसको हम कहेंगे कि ये एक वाकया ही सॉवरेन स्टेट है। लेकिन अगर उसको जो है रियासत के अंदर कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो रियासत को ब्लैकमेल कर लेती हैं या रियासत की मर्ज़ी के ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाती हैं, या कुछ एक्सटर्नल पावर्स ऐसी होती हैं जिसकी रियासत को माननी पड़ती है, तो हम ये कहेंगे कि रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉवरेन नहीं है। उसकी सॉवरेनिटी जो है उसके अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं और डेट्स द वाई ए स्टेट हैज़ टू एक्सेप्ट द प्रेशर ऑफ द अदर स्टेट्स। तो जब सॉवरेनिटी वीक होगी तो क्या है, आपको एक्सटर्नल प्रेशर भी लेना पड़ेगा और इंटरनली भी आपको जो है इश्यूज़ होंगे। तो ये जो है वो एक ट्रू सॉवरेन स्टेट का कंसेप्ट है, यानी वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती है। और नेक्स्ट है जी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्टेट। अब रियासत जो है जो सॉवरेनिटी है उसके कुछ फीचर्स हैं। सॉवरेनिटी जो है उसके पहला क्या है जी, अब्सोल्यूटनेस। अब्सोल्यूटनेस क्या है, हम एक लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू में, कहते हैं मुतलकुल अनान, यानी अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक। हम कहते हैं कि फ़लाँ बादशाह जो है वो मुतलकुल अनान है, यानी उसके अलावा उसके उस ताकत में, उस इक़्तिदार में, उसकी अथॉरिटी के अंदर कोई दूसरा फ़र्ज है वो शामिल नहीं है और वो हकीकी मायनों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, यानी अपनी मर्ज़ी का वो ख़ुद मालिक है। तो रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है उसमें कोई दूसरा इंडिविजुअल शामिल नहीं है, कोई दूसरी एसोसिएशन जो है उसमें शामिल नहीं है और ना ही रियासत किसी इंडिविजुअल या किसी और
इंटरनल या एक्सटर्नल एसोसिएशन के ताबे है, वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक है और उसके ऊपर कोई पाबंदी जो है वो ऐड नहीं की जा सकती। तो ऐसी जो कैफ़ियत है उसको हम अब्सोल्यूटनेस कहते हैं, मुतलक अलनान कहते हैं। तो स्टेट जो होती है वो अब्सोल्यूट पावर की मालिक होती है और वो सॉवरेन होती है। चूँकि उसकी सॉवरेनिटी अब्सोल्यूट है तो लिहाजा ये कहेंगे कि रियासत के ऊपर, उसकी रियासत की विल के ऊपर कोई दूसरी, किसी दूसरे फ़र्द की या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की या किसी इंटरनल पावर की या एक्सटर्नल पावर की जो है कोई मर्ज़ी जो है उसके ऊपर जो है वो मुसल्लत नहीं हो सकती, ना ही कोई ताकत उसको अपनी ताबे कर सकती है। तो ये है अब्सोल्यूटनेस। अब अगर आपको नज़र आता है कि रियासत के अंदर तो ऐसा नहीं होता, रियासत जो है उसको जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि रियासत बाज़ का तो उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर आकर जो है वो ऐसा कर रही होती है, या फिर रियासत की सॉवरेनिटी जो है वो इतनी वीक हो चुकी होती है कि उसको दूसरों का प्रेशर जो है वो मजबूरन जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। दूसरा फीचर क्या है जी? पहला फीचर हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की है कि एब्सोल्यूट है, और नेक्स्ट है जी अनलिमिटेड है। रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप ये कहें कि जो रियासत है वो सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स को जान सकती है, या रियासत के मतलब ये कहें कि वो सिर्फ इकनॉमिक अफेयर्स तक महदूद है या सोशल अफेयर्स तक महदूद है। रियासत की जो ताकत है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वो तमाम जो मामलात हैं, तमाम जो सरगर्मियाँ होती हैं रियासत के अंदर, चाहे वो सोशल हों, पॉलिटिकल हों, इकनॉमिक हों, कल्चरल हों, उनका तल्लुक जो है वो हमारी ज़िंदगी के किसी भी मामले के साथ हो, रियासत की जो अथॉरिटी है वो सब के ऊपर जो है वो नाफज होती है। और अगर इसको थोड़ा सा और अंदाज से किया जाए तो रियासत के अंदर हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं। बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होता है कि हम इस मामले के अंदर अपनी मर्ज़ी करते हैं और रियासत का इसके साथ कोई सरोकार नहीं है, लेकिन रियासत जो है वो तुम्हारे हमारे तमाम लाइफ के ऊपर जो है उसका मुकम्मल कंट्रोल होता है। हम कोई भी रियासत के अंदर काम जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते, यहाँ तक कि हम अपनी मर्ज़ी का लिबास नहीं पहन सकते। मसलन रियासत ने मखसूस कर दिया कि ये जो लिबास है ये आर्मी के लोग पहनेंगे, ये लिबास पुलिस के लोग पहनेंगे, ये लिबास डॉक्टर्स पहनेंगे, ये लिबास जो है फ़लाँ महकमे के लोग पहनेंगे। अब अगर किसी आम शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं भी जो डॉक्टर जैसा लिबास है वो पहन के जो है फिरूँ, तो वो नहीं पहन सकता। अगर किसी आम शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो पुलिस जैसी यूनिफ़ॉर्म पहने या आर्मी वाली यूनिफ़ॉर्म पहने, तो उसको इजाज़त नहीं है। उसने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ये स्टेट डिसाइड करती है। उसने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये भी स्टेट जो है डिसाइड करती है। तो मुकम्मल तौर पे जो है हम रियासत के कंट्रोल में होते हैं, और रियासत की जो सॉवरेनिटी है वो हमारी ज़िंदगी के मुकम्मल जो है वो अहाता कर रही होती है। तो उसकी जो पावर है उसको हम लिमिटेड नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ये कहेंगे कि रियासत चूँकि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लिहाजा वो सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है वो कंट्रोल कर सकती है, वो सोशल लाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकती। आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे सोशल मामलात हैं जिसके अंदर रियासत जो है इंटरफेरेंस होती है। मसलन आप जानते हैं कि जब बारात को खाना खिलाना या वलीमे के ऊपर दावत करना, तो ये एक बेसिकली सोशल एक्टिविटी है, लेकिन स्टेट क्या करती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। इवन कि वो आपके खाने को कंट्रोल कर रही होती है कि आपने उस तकरीब के अंदर जो है खाना किस तरह का पकाना है, अपने मेहमानों को जो है वो किस तरह जो है उनको इंटरटेन करना है, तो ये भी डिसाइड स्टेट कर रही होती है। तो उसकी पावर को आप जो है वो किसी ख़ास महदूद नहीं कर सकते, तो वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है जी इंडिविजिबिलिटी। अब ये क्या है कि वो इंडिविजिबल होती है। रियासत जो है सॉवरेनिटी जो है उसको आप 2 या 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, उसको जो है वो आप तकसीम नहीं कर सकते कि 2 या 3 हिस्सों में। रियासत का जो इक़्तिदार आला है, जो सॉवरन है, वो इंडिविजिबल होता है, नाकाबिले तकसीम होता है, उसको आप 2 या 3 4 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। तो रियासत अकेले ही उसकी जो है मालिक होती है, और उसका जो इस्तेमाल है वो उसकी जो है गवर्नमेंट जो होती है वो कर रही होती है। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें ज़ाहिर है सूबे भी होते हैं और उसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सॉवरेनिटी जो है तकसीम हो गई है। तो वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का मसला होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है रियासत को मुख्तलिफ यूनिट में तकसीम करके जो है किया जाता है, और वो भी अथॉरिटी जो है वो स्टेट की विल के मुताबिक ही जो है वो इस्तेमाल की जा रही होती है। अगर रियासत की सॉवरेनिटी तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो रियासत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो इसलिए जो है यानी रियासत उस वक्त तक रियासत है वो कायम रहेगी जब तक उसकी सॉवरेनिटी जो है वो
तकसीम नहीं होगी। अगर सॉवरेनिटी तकसीम हो जाएगी तो क्या होगा, एक नई रियासत वजूद में आ जाएगी। जिस तरह 16 दिसंबर 1971 को जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तो जो सॉवरेनिटी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो जब डिवाइड हो जाएगी तो उससे दो रियासतें जो है प्रोड्यूस हो जाएंगी। इस तरह 1947 में जो है जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो बेसिकली क्या है, सॉवरेनिटी तकसीम। इस सेंस के अंदर जब हम बात करेंगे तो 1947 में क्या हुआ, सॉवरेनिटी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत के नाम से दो इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन स्टेट जो थी वो कायम हो गई हैं। और 1971 में जो पाकिस्तान के अंदर जो हादसा पेश हुआ उसके नतीजे में फिर सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी तकसीम होगी और उसके नतीजे में एक बांग्लादेश बन गया और एक पाकिस्तान जो है कायम हुआ। तो इस तरह जो है जब सॉवरेनिटी तकसीम होती है तो स्टेट भी जो है वो डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको जो है वो नाकाबिल तकसीम जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है जी ऑल कम्प्रीहेंसिवनेस। तो रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है वो कम्प्रीहेंसिवनेस होती है, कम्प्रीहेंसिव होती है कि हर मामला जो है रियासत का, रियासत के अंदरूनी जितने भी मामलात हैं, तमाम जो अफराद हैं, तमाम जो एसोसिएशंस हैं, वो किसी भी नौइयत की हों, सब के ऊपर रियासत का कंट्रोल होता है। रियासत के अंदर कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझको मेरे ऊपर रियासत की मर्ज़ी जो है वो लागू नहीं होती। रियासत के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई कोई ऐसा अदारा नहीं है जो है, चाहे वो कोई भी हो, सोशल हो, इकनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, जिसके ऊपर रियासत की मर्ज़ी ना चलती हो। और रियासत इन तमाम अदारों के ऊपर, तमाम इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो सुप्रीम होती है, वो सुपीरियर होती है स्टेट जो है। और रियासत के अंदर कोई दूसरा फ़र्द जो है वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो रियासत कैसी अथॉरिटी रखता है या वो रियासत की अथॉरिटी का पाबंद नहीं है। तो रियासत की जो अथॉरिटी है, जो सॉवरेनिटी होती है, वो कम्प्रीहेंसिव होती है। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि जो रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ सफारत खाने होते हैं, जो मुख्तलिफ मुमालिक की एम्बेसीज़ होती हैं, तो उन एम्बेसीज़ के अंदर जो है उसके अंदर के मामला जो होते हैं उनके ऊपर रियासत की कंट्रोल नहीं होता। वो जो एम्बेसी होती है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, मसलन पाकिस्तान के अंदर अगर सऊदी अरब की एम्बेसी कायम है, सफारत खाना कायम है, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उस रियासत के जो इंटरनल मामलात हैं वो सऊदी अरब के रूल्स के मुताबिक चलेंगे। और पाकिस्तान का जो सफारत खाना सऊदी अरब के अंदर है तो वहाँ पे पाकिस्तान के चलेंगे। लेकिन यहाँ जो है ये इंटरनेशनल लॉ तो यही कहता है, लेकिन अगर उस रियासत स्मेल करती है कि इस सफारत खाने के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रखी हैं जो उस रियासत के ख़िलाफ़ हैं, यानी वो मेज़बान रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ हैं, तो वहाँ रियासत जो है वो अपना असर और सूख इस्तेमाल कर सकती है और अपनी सॉवरन अथॉरिटी को भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है और किसी भी सफारत खाने को जो है वो बंद कर सकती है या किसी भी सफ़ीर को जो है वो मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे सकती है। तो यानी गैर मामूली हालात के अंदर जो है रियासत की जो अथॉरिटी है वो उनके ऊपर भी जो है वो कायम हो जाती है। और नेक्स्ट है जी परमानेंस है। ये परमानेंट है, मुस्तकिल है, ये आर्जी नहीं होता। रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है फॉर एवर है, परमानेंट है, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये मखसूस मुद्दत के लिए है, तो ये परमानेंट होती है। और सब इंक्लूसिवनेस है कि ये मुनफरिद है, यानी ये मुनफरिद है। रियासत को जिस वजह से, जिस अथॉरिटी की वजह से इनफरादियत हासिल है, वो सिर्फ वो उसकी पोजीशन सॉवरेनिटी की वजह से है। क्या है कि कोई और अदारा, जितने भी इदारे हैं, इंसान ने बेशुमार अदारे तख्लीक किए हैं, लेकिन रियासत के अलावा किसी भी दूसरे इदारे के पास सॉवरेनिटी नहीं होती। तो इसलिए जो है वो रियासत जो है उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको कहते हैं बड़ी मुनफरिद होती है, बड़ी एक्सक्लूसिव होती है। और वो रियासत जैसा कोई इदारा जो है वो जिससे जो अख्तियारात रियासत के पास हैं वो किसी दूसरे इदारे के पास अख्तियारात नहीं हैं। और रियासत का जो 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 सॉवरेनिटी है वो तमाम अदारों के ऊपर नाफज है और रियासत जिस इदारे को जो चाहे हुक्म दे सकती है। तो इस हवाले से इसको एक्सक्लूसिवनेस भी जो है कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। अब हम काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी के ऊपर मुख्तसर तौर पे बात करते हैं। नंबर 1 है लीगल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी क्या है? इट मीन्स द सुप्रीम एंड फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लीगल सॉवरेनिटी क्या है कि रियासत की जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, रियासत की जो फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, उसको लीगल सॉवरेनिटी कहा जाता है। एंड रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड एक्सरसाइज्ड बाय द डिटर्मिनेंट पर्सन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट।
तो जो लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है, जो लीगल सॉवरेनिटी होती है, ये बेसिकली क्या है, ये रियासत की पार्लियामेंट के पास होती है। रियासत अपनी लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट को दे देती है, और पार्लियामेंट क्या करती है, इट मेक्स द लॉज। पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द लॉज, और ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट हैव टू ओबे द लॉज। तो रियासत की जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जो लीगल अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट रियासत की उस ताकत को इस्तेमाल करके जो कवानीन बनाएगी, तमाम शहरियों को जो है उनको ओबे करना पड़ेगा। कोई रियासत का शख्स जो है, कोई अदारा ऐसा नहीं होता कि जो ये कहे कि हम उसके पाबंद नहीं हैं। और अगर रियासत कोई फ़र्द ऐसा करता है या कोई इंस्टीट्यूशन करता है, तो रियासत ताकत के ज़ोर पे जो है वो जो है उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो सो रियासत के जो इदारे होते हैं, वो ताकत के ज़ोर पे उसको पाबंद करते हैं कि वो रियासत के जो लीगल सॉवरेनिटी है, उसके बनाए हुए कवानीन को जो है फॉलो करे। तो रियासत अपनी जो विल होती है, रियासत अपनी विल जो है उसका इजहार कैसे करती है? रियासत अपनी विल का इजहार जो है वो थ्रू पार्लियामेंट करती है, जो कि लॉ मेकिंग की शक्ल में होती है। तो इट एक्सप्रेसिस द विल ऑफ द स्टेट इन फॉर्म ऑफ लॉज। तो रियासत अपने जो लॉ मेकिंग जो है उसका जो प्रोसेस होता है, उसके जो कवानीन होते हैं, वो बेसिकली आप यूँ समझने को रियासत की विल होते हैं, और ये पार्लियामेंट जो है वो इसको एक्सरसाइज करती है। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यूके के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसमें क्या है कि जो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसकी जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं, वो इतनी ताकतवर हैं कि उसके बनाए हुए किसी कानून को जो है किसी भी जुडिशल सिस्टम के अंदर, जुडिशरी के अंदर जो है उसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ना ही कोई बरतानवी जो अदालत है, उसके पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को जो है वो जुडिशल रिव्यू को इस्तेमाल करके जो है वो नल एंड वैड करार दे दे या वीटो कर दे। तो पार्लियामेंट जो है वहाँ की जो है वो लीगल अथॉरिटी रखती है, और पार्लियामेंट जो है वो जो चाहे कवानीन बना सकती है। यहाँ तक कि बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो इतनी ताकतवर है कि कहते हैं कि उसके बनाए हुए कानून को ना तो किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और ना ही जो है कोई दूसरा अदारा जो है उसको कालअदम जो है करार दे सकता है। इवन के बरतानवी बादशाह जो है वो भी उसको कालअदम करार नहीं दे सकता। तो लिहाजा जो बरतानिया के अंदर जो लीगल सॉवरेनिटी है, अगर एक्चुअल पोजीशन के अंदर लीगल सॉवरेनिटी देखनी हो, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो तमाम लॉ मेकिंग पावर्स रखती है, और इट्स लॉ मेकिंग पावर्स आर नॉट लिमिटेड इवन बाय द गॉड। यहाँ से का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ज़िंदगी के किसी भी मामले के अंदर जो है वो कानून साजी कर सकती है। इवन के जो मजहबी कवानीन हैं, जो ब्रिटिश सोसाइटी के मजहबी कवानीन हैं, वो जो मजहबी कवानीन की जो अथॉरिटी है, मसलन खुदा जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको भी चेंज कर सकती है। यहाँ तक कि वो ऐसी चीज़ें जो मॉरली जो हैं वो जायज़ नहीं होती, वो उनको जो है वो लीगलाइज भी कर सकती है। तो यहाँ जो 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 सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है, लीगल सॉवरेनिटी का, कि ये सबसे ताकतवर जो है अथॉरिटी है, तो उसकी एक एग्जांपल जो है वहाँ ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जो है वो नज़र आती है। मैं दोबारा इसको पढ़ने लगा हूँ। इट मीन्स द सुप्रीम एंड फाइनल लॉ मेकिंग पावर recognized by law and exercised by the determinate person or organ of the state parliament। तो लीगल सॉवरेनिटी जो है बेसिकली किसके पास है? ये पास है, पार्लियामेंट के पास होती है। या वो अदारा जिसको कानून साजी करने का अख्तियार रियासत देती है, वो रियासत की लीगल सॉवरेनिटी होती है, जो रियासत की विल के मुताबिक जो है लॉ मेकिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग भी करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। और जो तमाम जो सिटीजन होते हैं, दे आर बाउंड टू ओबे द लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट। और ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। तो जो एक तरफ है लीगल सॉवरेनिटी, लीगल सॉवरेनिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है, ये बेसिकली एक, आप यूँ समझें कि डेट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द इलेक्टोरेट्स। ये अवाम जो होते हैं, जो राय दहिंदगान होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, जो इलेक्टोरेट्स होते हैं, ये उनकी एक अथॉरिटी होती है, ये एक पॉलिटिकल अथॉरिटी उनकी है। तो लीगल अथॉरिटी क्या है? इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द इलेक्टोरेट्स बाय virtue ऑफ विच दे their opinion is weighed in the formulation of the laws and government। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या है, इसको हम यहाँ से भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है जी इज़ द
sum total of the influence and forces of in a state which stands behind the legal sovereignty. लीगल सॉवरेंटी क्या है? पार्लियामेंट जो है उस वो लीगल सॉवरेंटी को जो है वो एक्सरसाइज करती है। तो अब जब हम पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात करते हैं, जिससे मैंने अभी कहा कि पॉलिटिकल सॉवरेंटी है बेसिकली डेट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द इलेक्टोरेट्स। तो ये अवाम का जो है वो अख्तियार है, इलेक्टोरेट्स की जो है वो अथॉरिटी है, जो उनकी एक पावर है बाई वर्च्यू ऑफ विच दे जो जो यानी जिस ताकत को या जिस पावर को जो है अवाम जो हैं वो इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस करते हैं पार्लियामेंट को कि वो ये कानून बनाए या ये कानून ना बनाए। तो इलेक्टोरेट्स की वो पावर जो है उसको पॉलिटिकल सॉवरेंटी कहते हैं। तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी क्या है? ये बेसिकली इलेक्टोरेट्स यानी राय दहिंदगान या वोटर्स, या आप यूँ समझने कि अवाम की एक ताकत होती है। जब पार्लियामेंट जो है कोई कानून साजी कर रही होती है जो कि लीगल सॉवरन है, तो अवाम जो है चूँकि पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया होता है, तो लिहाजा वो पार्लियामेंट को मजबूर करते हैं कि जब वो कानून साजी करे तो वो अवामी मफादात को मद्देनज़र रखे, अवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखे, अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखे। अगर पार्लियामेंट जो है कानून साजी करते वक्त पाबंद हो जाती है कि वो कानून साजी ऐसी करेगी जिसमें जो अवाम चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि बेसिकली वहाँ पे अवाम जो है वो सॉवरन है। मर्ज़ी किसकी चल रही है? अवाम की मर्ज़ी चल रही है। तो इन दिस सेंस जो है जो अवाम को जिस तरह अवाम पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें हम कहेंगे कि अवाम बेसिकली सॉवरन है और अवाम की मर्ज़ी चलती है। तो उस पावर को, उस अथॉरिटी को अवाम की जिसको इस्तेमाल करके वो पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ये कानून बनाए या ये कानून ना बनाए। तो अवाम की वो जो अथॉरिटी जो है, वो जो इन्फ्लुएंस अवाम का होगा, उसको पॉलिटिकल सॉवरेंटी कहते हैं। और इसमें दो चार बातें और भी आप याद रखिएगा कि जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक ऐसी सोसाइटी के अंदर पाई जाती है जो कि डेमोक्रेटिक होती है। जो अनडेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, जहाँ पे मोनार्की हो, जहाँ पे जो है वो आप यूँ समझ लें कि कम्युनिज़म हो या फाशिज़म हो या नाज़िज़म हो, इस तरह के स्टेट्स के अंदर जो है पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो है उसका वजूद नहीं होता। पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक जमहूरी माशरे के अंदर जो है वो कायम होती है। और पॉलिटिकल सॉवरेंटी क्या है? अवाम की विल है जिसको इस्तेमाल करके, या अवाम का इन्फ्लुएंस है जिसको इस्तेमाल करके वो पार्लियामेंट को जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और पार्लियामेंट जो है वो लीगली जो है सॉवरन होती है। जब इनके दरमियान क्लैश होता है तो अदालतें जो होती हैं, जो जुडिशरी होती है, अदालतें लीगल सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करती हैं। अदालतें जो होती हैं वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी को एक्सेप्ट नहीं करती। और पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो है उसका एज कोई फिजिकल वजूद भी नहीं होता। पॉलिटिकल सॉवरेंटी आपको किसी ख़ास मौके के ऊपर जो है वो नज़र आती है जब पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास कर रही होती है जिससे अवाम मुतासर हो सकते हों, तो फिर अवाम अपना रिएक्शन जो है वो शो करते हैं और एहतजाज करते हैं। कोई ऐसा कोई हरबा इस्तेमाल करते हैं कि पार्लियामेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस करके उससे अपनी मर्ज़ी का कानून बनवा लें। लेकिन आम हालात के अंदर आपको पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो जब अदालतें के पास मामला होता है तो अदालतें जो है वो लीगल सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करती हैं, वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी को जो है वो कोई वेटेज जो है वो नहीं देती। आइए नेक्स्ट देखते हैं जी। डिफेक्टो सॉवरेंटी है। समटाइम्स सिटीजन्स हैव टू रेंडर ओबीडियंस टू एन illegitimate authority that comes into being either on the account of the military coup or other extra constitutional change। क्या कहता है जी? वो कहता है कि जब बास का ऐसा होता है कि अवाम को जो है कोई मिलिट्री coup आ जाता है और उसके नतीजे में किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो चेंज को जो है वो कबूल करना पड़ता है। जब भी किसी स्टेट के अंदर जो है मिलिट्री coup होता है या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है सेटअप जो है चेंज होता है, तो उस वक्त जो सॉवरेंटी होती है वो तब्दील हो जाती है इनटू डिफेक्टो सॉवरेंटी और डिजोरे सॉवरेंटी। डिफेक्टो सॉवरेंटी और जो डिजोरे सॉवरेंटी है, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये कब इसका तल्लुक ऐसे हालात के साथ है जब किसी रियासत के अंदर जो रेवोल्यूशनरी होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं।
बगावत होती है, बगावत कामयाब हो जाती है, रेवोल्यूशन आ जाता है और उसके ऊपर एक ख़ास ताकतवर ग्रोह जो है वो इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। या मिलिट्री कू होता है तो मिलिट्री जो जनरल्स हैं वो अदारे की ताकत इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि मिलिट्री के ज़रिए ही हो, कोई इंडिविजुअल भी जो है वो अपनी पर्सनल पावर को इस्तेमाल करके या अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पावर को इस्तेमाल करके या अपने किसी ग्रोह की ताकत को इस्तेमाल करके भी वो इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है। तो जब ऐसी पोजीशन होती है कि जब कोई ऐसा शख्स या ऐसा अदारा या ऐसा ग्रोह इक़्तिदार के ऊपर काबज़ हो जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, तो क्या हो जाएगा, जो सॉवरेनिटी होगी डेट विल बी चेंज इनटू डिफेक्टो एंड डिजोरे। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो है 1958 के अंदर जो है अयूब खान जो थे उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने और उन्हें मार्शल लगाया। इस तरह जो याह्या खान हैं उन्होंने 1969 के अंदर और 1977 के अंदर जो है जनरल ज़ियाउल हक ने और 1999 के अंदर जो है परवेज़ मुशर्रफ ने जो था मार्शल लगाया था। हम लास्ट मार्शल की बात कर लेते हैं परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कि जब उन्होंने मार्शल लगाया तो उसके बाद उनका जो हुक्म था वो चलना शुरू हो गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है क्या है कि उस वक़्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज शरीफ, और लेकिन हुक्म किसका चल रहा था, वो परवेज़ मुशर्रफ का चल रहा था। तो जो ताकतवर शख्स जो है ताकत के ज़ोर पे अपना हुक्म इस्टेब्लिश कर लेता है तो वो डिफेक्टो बन जाता है। और डिफेक्टो की ख़ास बात ये होती है कि वो ताकत के ज़ोर पे जो है अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो है वो इक़्तिदार के ऊपर काबज़ हो जाएगा और लोग जो हैं उसका हुक्म मानने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, पाबंद हो जाते हैं, क्योंकि वो ताकतवर होता है तो लिहाजा उसको फॉलो करना जो उनके लिए जो है मजबूरी हो जाती है। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो ताकतवर शख्स इक़्तिदार के ऊपर काबज़ होगा वो डिफेक्टो सॉवरेन जो है वो कहलाएगा, या वो डिफेक्टो उसकी जो सॉवरेन पोजीशन है वो डिफेक्टो सॉवरेनिटी जो है वो कहलाएगी। और उसमें वो नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट वो ये करेगा कि थोड़े अरसे के बाद जो है बाज़ का वो अदालतों से रिलीफ ले लेता है, बाज़ का जो है वो कोई सो कार्ड इलेक्शन करा लेता है या रेफरेंडम करवा लेता है और उसके ज़रिए वो अवाम की सपोर्ट जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और जब वो अवाम की सपोर्ट हासिल कर लेगा या इलेक्शन के ज़रिए हासिल कर लेगा या फिर जो है वो अदालतों से कोई रिलीफ ले लेगा तो उसकी फिर जो डिफेक्टिव पोजीशन होती है वो डिजोरे पोजीशन में तब्दील हो जाती है। अब दोबारा इसको देखिएगा, समटाइम्स सिटीजन्स हैव टू रेंडर ओबीडियंस टू एन इललिजिटिमेट अथॉरिटी। इललिजिटिमेट अथॉरिटी होता है गैर आइनी या गैर कानूनी, जिसकी कोई जायज़ियत ना हो, जो कानून के मुताबिक ना हो, उसके लिए हम इललिजिटिमेट की टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या अनलीगल हो। तो अथॉरिटी डेट कम्स इन टू बींग ईदर ऑन अकाउंट ऑफ द मिलिट्री कू और अदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। तो जब कोई गैर आइनी तरीके से या मिलिट्री ताकत को इस्तेमाल करके कोई शख्स इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है तो वहाँ को उसके अहकामात मानने पड़ते हैं। तो क्या है जी, नेक्स्ट है सच एन अथॉरिटी इज़ टर्म्ड एज डिफेक्टो सॉवरेनिटी। तो वो डिफेक्टो सॉवरेनिटी जो है वो चेंज हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है काफ़ी जो है तवील होती जा रही है। नेक्स्ट है डिजोरे सॉवरेनिटी। इसके बारे में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। डिफेक्टो सॉवरेनिटी इज़ यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड into the de jure sovereignty with the lapse of the time when the new de facto government gets its recognized under the new setup। अब जब डिफेक्टो जो है जो इक़्तिदार के ऊपर काबज़ होता है ताकत के ज़ोर पर, वो अपनी हुकूमत कायम कर लेता है और फिर जो है वो पास का अदालतें उसको रिलीफ दे देती हैं, यानी क्योंकि अदालतों का दिया हुआ हर हुक्म कानूनी होता है तो उसकी डिफेक्टिव पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी इनटू डिजोरे। बास का जो है वो कोई रेफरेंडम करवा लेगा, बास का जो है वो इलेक्शन का सहारा ले लेता है और इस तरह जो है या उसका जो जब इक़्तिदार इस्टेब्लिश हो जाता है और कुछ अर्सा गुजर जाता है और फिर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब इसकी हुकूमत ही रहेगी और उसको ये चेंज नहीं हो सकती, तो क्या है फिर उसकी जो पोजीशन है वो डिफेक्टो से डिजोरे में तब्दील हो जाएगी, यानी फिर वो कानूनी हो जाएगी। डिजोरे का मतलब होता है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो फिर वो आस्ता आस्ता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो उसकी बन जाएगी। और देखिए जी नीचे वाली लाइनों के ऊपर है द कन्वर्शन
process is carried out either through the holding of the fresh elections और जुडिशियल डिसीजन। तो ये मैंने आपको बता चुका कि ये जो डिफेक्टो से डिजोरे में कन्वर्शन होती है ये हो सकती है किसी इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए या फिर जुडिशियल डिसीजन के ज़रिए जो है हो सकती है, या अगर तवील अरसा तक उसकी हुकूमत कायम रहती है तो फिर भी जो है उसकी पोजीशन जो है वो लीगल में जो है चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो है आई थिंक इस वीडियो का खत्म हो, अभी इसमें और है टाइटल सॉवरेनिटी। ये मैं आपको बता दूँ ये दो टर्म्स हैं, एक टाइटल सॉवरेनिटी है और एक एक्चुअल सॉवरेनिटी है। तो ये टाइटल सॉवरेनिटी और जो एक्चुअल सॉवरेनिटी है ये ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पाई जाती है जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो टाइटल सॉवरन होता है, और जो पार्लियामेंट होती है जो है और उसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअल सॉवरेनिटी को जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। टाइटल सॉवरेनिटी इज द रूलर हु हैज़ legitimate authority to use the governmental powers। तो टाइटल सॉवरेनिटी क्या है? टाइटल सॉवरेनिटी से मुराद एक ऐसा हुक्मरान है जिसको रियासत की सॉवरेनिटी इस्तेमाल करने का लीगल जो है वो अख्तियार हो, कानूनी अख्तियार हासिल हो, बट प्रैक्टिकली बिकम्स इनफेक्टिव। यानी कानूनी एतबार से कॉन्स्टिट्यूशनली वो तमाम पावर्स का मालिक हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस ताकत को इस्तेमाल खुद ना कर सकता हो। तो जब ऐसी पोजीशन होगी कि आइन के अतबार से कोई ताकतवर है, बाख्तियार है और तमाम अख्तियारात का मालिक है, लेकिन उन अख्तियारात को वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना कर सकता हो, तो ऐसे शख्स के लिए या ऐसे अहदेदार के लिए जो है वो हम टाइटलर सॉवरेनिटी की टर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो किंग है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, और हेड ऑफ़ द स्टेट होने के हवाले से या सरबराह रियासत होने के हवाले से बेसिकली वो तमाम अख्तियारात का मालिक है। लेकिन बादशाह के जो अख्तियारात हैं, जो किंग की पावर्स हैं, जो उसकी लॉ मेकिंग पावर्स हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट इस्तेमाल करती है। जो लॉ इन्फोर्समेंट पावर हैं, जो उसकी जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, वो ब्रिटिश कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं। और उसकी जो जुडिशियल पावर्स हैं वो जुडिशियल पावर उसकी कौन इस्तेमाल करता है? वहाँ की जुडिशरी करती है। तो बादशाह उन अपनी पावर्स को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करता, और उसकी पावर्स को पार्लियामेंट इस्तेमाल कर रखी है, और पार्लियामेंट जो है वो बाख्तियार है। इस तरह वहाँ का जुडिशल सिस्टम बाख्तियार है और एग्जेक्टिव बाख्तियार है। तो जब ऐसी कैफियत होगी तो बादशाह जो है ही विल बी ए कॉल्ड ए टाइटलर सॉवरेन, और जो अदारे जो हैं बादशाह की पावर्स को एक्चुअली इस्तेमाल कर रखे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो रियल सॉवरेन कहलाएंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक रियल सॉवरेन है, और जो ब्रिटिश किंग है जो ब्रैनाम है और टाइटलर है वो जो है वो एक टाइटलर सॉवरेन जो है वो कहलाएगा। दोबारा इसको देखिएगा। ए टाइटलर सॉवरेनिटी इज द रूलर हु हैज़ legitimate authority to use the governmental powers but practically become ineffective. While some other institutions uses this power, head of the state in parliamentary system, forms of the government is the best example of it. तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे ये टाइटल सॉवरेनिटी होती है, और जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो एक टाइटलर हेड होता है और नॉमिनल होता है, और जो पार्लियामेंट होती है वो एक्चुअल जो है पावर्स की मालिक होती है। तो ये किस्म जो है ये जो टाइटलर और रियल सॉवरेनिटी है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगी, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मिलती है वो हमें बरतानिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो देखी जा सकती है। नेक्स्ट है जी एक्चुअल सॉवरेनिटी। एक्चुअल सॉवरेनिटी इज दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सनस दैट प्रैक्टिकली एक्सरसाइज द सुप्रीम अथॉरिटी। अब जो पावर किसकी हैं? किंग की हैं। या इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर आप इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें, पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या किसी भी मुल्क का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो नॉमिनल होता है, और एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट तो वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, तमाम पावर्स तो उसकी हैं, लेकिन उसकी पावर्स को प्रैक्टिकली यूज़ की और कर रखा है। तो जो उसकी पावर्स को प्रैक्टिकली यूज़ कर रखा है वो एक्चुअल सॉवरन कहलाएगा, और जिसकी पावर इस्तेमाल हो रखी हैं वो जो है वो टाइटल सॉवरन कहलाएगा। तो क्या है जी एक्चुअल सॉवरेनिटी इज दैट पर्सन
That person or body of persons that practically exercises the supreme authority. British Parliament is regarded as the actual sovereign. ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक्चुअल सॉवरन कहलाती है और उसके बनाए हुए किसी कानून को, जैसा कि मैंने कहा कि वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, कोई जुडिशल रिव्यू उसके ऊपर नहीं हो सकता और वो लामहदूद अख्तियारात की मालिक है। वो ज़िंदगी के जिस मामले के अंदर चाहे वो कानून साजी जो है वो कर सकती है। द लॉज फार्मूलेटेड बाय द पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अनलाइक अमेरिकन प्रैक्टिस। तो अमेरिका के अंदर क्या है जी, अमेरिकन कांग्रेस जब कानून साजी करती है तो अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर ये पाबंदी ऐड होती है कि उसकी जो कानून साजी है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिका या अमेरिकन अवाम के मफाद के मुताबिक होनी चाहिए। अगर ऐसा कानून बन जाता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक नहीं है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट उसमें चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल रिव्यू की अथॉरिटी इस्तेमाल करके उसको जो है वो वीटो कर सकती है, कालअदम करार दे सकती है। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके बनाए हुए किसी कानून को जो है किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो अमेरिकन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो है। तो पार्लियामेंट जो है वो जो चाहे कानून पास कर सकती है, जो भी उसकी नोयत होगी उसके बारे में तो यहाँ कहा जाता है कि वो किसी मर्द को औरत में और औरत को मर्द में तब्दील करने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये कानून पास कर सकती है कि कल से जो बच्चे पैदा होंगे उनमें से जो मेल होंगे उनके नाम ख़वातीन जैसे रखे जाएं और जो फीमेल बच्चे होंगे उनके नाम जो हैं वो मर्दों जैसे रखे जाएं। तो वो कोई भी जो है वो कानून बना सकती है क्योंकि उसका बनाया हुआ कानून किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। तो एक तरफ तो ये है। दूसरा जो हम शुरू में पढ़ रहे थे कि वो ये था, अलबत्ता ये उसको अथॉरिटी है कि वो जो चाहे कानून पास कर दे, लेकिन चूँकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अवाम ही मुंतखब करते हैं तो लिहाजा अवाम के जो इंटरेस्ट होते हैं या अवाम की जो ख्वाहिशात होती हैं उसका वो बहरहाल लिहाज रखती है। तो वो जो अवाम की जो ताकत है जिसको उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है उसको पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो सुप्रीम है। जी, तो यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। काफ़ी तवील जो है वीडियो थी, मुझे भी इस बात का एहसास है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट और प्लीज़ सब्सक्राइब जो है वो माय यूट्यूब चैनल ये आप कर दीजिएगा और वो क्या कहते हैं क्लिक भी करना है आपने, लाइक का बटन भी क्लिक करना है, सब्सक्राइब भी आपने करना है और अगर हो सके तो दूसरे लोगों को शेयर भी करना है। लेकिन शेयर आपने उसी के साथ करना होता है जो कि पॉलिटिकल साइंस का जो है वो स्टूडेंट हो। कोई ऐसे शख्स को तो आप शेयर नहीं कर सकते जो कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो शेयर वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे महदूद हो जाता है। अलबत्ता क्लिक आप ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो फिर इसको कर दीजिएगा। और यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।